हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ इस बार का वीकली बाजार टॉक का एडिशन लेके। इस सेशन में हम लोग ग्लोबल डेट क्राइसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एकदम सिंप्लीफाई तरीके से आपको ये समझा सकूं कि पूरी दुनिया में जो डेट बढ़ता जा रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, कैसे बढ़ना शुरू हुआ, और अगर अब ये फटता है आगे फ्यूचर में क्या चीज़ें हो सकती हैं। मैं आपको इस चीज़ के बारे में एक श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप सिंसियरिटी के साथ नोट्स बनाते हुए ये सेशन पूरा देखोगे, 30-35 मिनट्स का सेशन होगा। अगर आप ये सेशन अच्छे से देखोगे तो आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि आपको ग्लोबल डेट क्राइसिस के बारे में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक बहुत रोबस्ट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। हाय, दिस इज पार्थ वर्मन, वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। चलिए जी, तो 1 मिनट और काम कर दो जी, लाइक और ठोक दो। मेरी टीम मेरे को बोलती है आप बोलते नहीं हो लाइक के लिए, तो प्लीज आप एक बार लाइक कर दीजिए। अपने को यूट्यूब एल्गोरिदम को बहुत खुश करना है, बहुत दुखी है अपने से, ठीक है। समझना है इधर। अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल डेट क्राइसिस बहुत गंभीर मुद्दा है। आई वुड से इट्स अ बर्निंग इशू। अगर आप देखोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो पूरी दुनिया पे 323 ट्रिलियन डॉलर का लोन है। इंडिया की इकोनॉमी कितनी है? 3.5 ट्रिलियन डॉलर। ये अपना जीडीपी है। दुनिया पे लोन कितना है? 323 ट्रिलियन डॉलर। इंडिया की जो ग्लोबल की जो पूरी दुनिया की जो टोटल जीडीपी है उसका 320% इज अराउंड डेट। मतलब अगर मैं साल में 1 रुपए का माल बेच रहा हूं तो मेरे ऊपर 3 रुपए 20 पैसे का डेट है। आप समझ रहे हो? इट्स ए ह्यूज डेट। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो ग्लोबल डेट की जब मैं बात करता हूं और ये आप बोल रहे हो 323 ट्रिलियन डॉलर, तो ये हम किसको ओ करते हैं? ये पैसा किसको वापस करना है? क्या बाहर से एलियंस आए, एलियंस ने मिलकर अपने को डेट दिया है क्या? जादू जादू, नो, राइट। ऐसा नहीं होता है। ये डेट क्या हमने ही एक दूसरे को दिया हुआ है? आई यू गेटिंग माई पॉइंट? एक देश ने दूसरे देश को दिया, दूसरे। मेरा बोलना यह है क्या ग्लोबल डेट जो फिनोमिना ही अपने आप में है, क्या ये बहुत ही बुकिश काइंड ऑफ फिनोमिना है? क्या समझ रहे हो? एकेडमिक काइंड ऑफ फिनोमिना है। बुक एंट्रीज होती है ना बस यहां पर। मैंने आपको डेट दे दिया, यूएस से आपको डेट लेना है, समझो। मान लो यूएस से आपको $1 बिलियन का डेट लेना है एज अ कंट्री। यूएस ने आपको दे दिया तो आपने ले लिया। अब क्या करा यूएस ने? एंट्री ट्रांसफर कर दी, बस। और क्या? बोल दिया कि तू मेरा बच्चा है, बता क्या चाहिए। समझ रहे हो? अब बात आती है ब्रो कि डेट होता क्या है। गवर्नमेंट डेट जो आप बोल रहे हो कि 323 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, वो डेट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? सबसे पहले गवर्नमेंट डेट इंक्लूड है। जो बॉन्ड्स या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगी, एमपी गवर्नमेंट इशू करेगी, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशू करेगी, ठीक है। कॉर्पोरेट डेट्स है। कॉर्पोरेट डेट मतलब रिलायंस ने डिबेंचर्स इशू करें, टाटा पावर ने डिबेंचर्स इशू करें। हाउस होल्ड डेट है, स्टूडेंट का डेट है, पर्सनल लोन्स है, क्रेडिट कार्ड मॉर्गेजेस है। फाइनेंशियल सेक्टर डेट्स हैं, बैंक्स ने एक दूसरे को लेंडिंग दे रखी है, आरबीआई ने बैंक्स को दे रखा है, बैंक्स ने हर तरह का डेट ये 323 ट्रिलियन डॉलर में इंक्लूडेड है। सिर्फ गवर्नमेंट डेट नहीं है, ये पूरी दुनिया का ग्लोबल डेट है और ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन की वैल्यू है वो 100 ट्रिलियन डॉलर है और जो डेट है वो 323 ट्रिलियन डॉलर है। ये जादू हो कैसे रहा है? मैं और मेरा डेट बढ़ता ही जा रहा है। आप ये चीज समझने की कोशिश कर रहे हो, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप बस मेरे साथ 10 मिनट मुझे देना, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, लेकिन इसके बाद है ना आपको डेट का कॉन्सेप्ट ही क्लिक कर जाएगा। जिनको क्लिक करेगा वो मेरे को कमेंट में बता देना स्पेसिफिकली कि क्लिक जिस मोमेंट पे आपको क्लिक कर जाए, आप मुझे बता देना मेरे को क्लिक कर गया। जिनको नहीं क्लिक करता है वो एक बार फिर से देखना, जिनको दूसरी बार क्लिक नहीं करता है वो तीसरी बार देखना, जिनको तीसरी बार नहीं क्लिक करता है वो देखना। ठीक है, चलो इधर ध्यान से आप समझो। हिस्ट्री ऑफ मनी को देखो। सबसे पहले बार्टर सिस्टम आया। बार्टर सिस्टम में क्या बोला कि मेरे को अगर सेब चाहिए तो मैं तेरे को अनाज का बोरा दूंगा, तू मेरे को सेब देना। प्रॉब्लम क्या होती थी? डबल कोइंसिडेंस की वांट होनी चाहिए ना। जिसको आप अनाज का बोरा दे रहे हो उसको अनाज के बोरे की जरूरत होनी चाहिए, और ऐसा कोई व्यक्ति जिसको अनाज के बोरे की जरूरत है उसके पास सेब होना चाहिए। इनको ढूंढना बहुत मुश्किल था। तो फिर क्या करा गया पता? दूसरी चीज, हेवी भी बहुत होते थे कैरी करना। अब क्या अनाज का बोरा लेके घूमता रहूंगा क्या पूरे दिन भर? ठीक है, तो फिर क्या हुआ? फिर कमोडिटी कमोडिटी मनी आया। कमोडिटी मनी मतलब नमक, मसाले,
मसालों को करेंसी बनाया गया। रादर देन में इतना बड़ा अनाज का बोरा, तो इतने बड़े अनाज के बोरे में इतनी सी हींग आ जाती है, इतना सा काली मिर्च आ जाती है, तो इतनी सी काली मिर्च की पोटली दे दी कि ये काली मिर्च की पोटली, इस काली मिर्च, इट बिकेम द करेंसी। गोल्ड सिल्वर करेंसी बने, मेटल कॉइन्स आए, उसके बाद मेटल कॉइन्स आए, स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, यूनिट आई। यूनिट आई मतलब रुपया आया, आप तो ऐसे ही समझो इसको, यूनिट आई मतलब रुपया आया। यहां तक क्या होता था, 1 किलो पे 1 किलो, जो जैसी मर्जी वैसा ले रहा है। यहां पर एक स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मेटल बंद हुआ, या मेटल के साथ ही मेटल के कॉइन्स के बाद जो इवोल्यूशन हुआ, वो इवोल्यूशन हुआ प्रोमिसरी बिल्स का। मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। करेंसी नोट्स आए, और आज के टाइम पर अब हम देख ही रहे कि क्रिप्टो क्रिप्टो जैसी करेंसीज आई है, डिजिटल मनी आ चुका है। बट ड्यूरिंग अलोंग दिस ऑल इवोल्यूशन ऑफ द मनी, दो चीजों पे फोकस करेगी। जब जैसे ही इवोल्यूशन अपग्रेड हुआ मनी का, द बार्टर सिस्टम से कमोडिटी मनी पे आए, कमोडिटी मनी से मेटल कॉइन्स पे आए। हर इवोल्यूशन के सिर्फ दो पर्पस थे, नंबर वन ट्रांजेक्शन तेजी से हो, और नंबर टू तेजी से पैसा बने। अगर ट्रांजेक्शन तेजी से होगा तो तेजी से पैसा बनेगा। बट सोचने वाली बात यह है कि पैसे के इतिहास में क्या हुआ, इससे ग्लोबल डेट पे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आपको है ना, मैं दो तीन इवेंट्स बताऊंगा। 17th सेंचुरी तक गोल्ड को है ना नॉर्म मान लिया गया था, बिल ऑफ एक्सचेंज का। बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम नॉर्म मान लिया गया था, मतलब पता है क्या है? मतलब यह है कि जो सेठ होते थे, गोल्ड स्मिथ्स होते थे, है ना, जो गोल्ड के कस्टोडियंस होते थे, वो अपने पास 10 किलो सोना लेके बैठे हुए हैं, और वो चिट्ठी पे लिख लिख के दे देते थे लोगों को कि मैं इतने रुपए में दे दूंगा। हुंडी बोलते हैं उसको, समझ रहे हो? गूगल सर्च करना। अब उनको एक आइडिया आया कि यार मेरे पास कितना सोना रखा है ये तो सिर्फ मेरे को पता है। अगर मेरे पास 10 किलो सोना रखा है जिसकी कीमत आज 5 लाख रुपए से, फॉर एग्जाम्पल उस समय 50,000 रुपए किलो सोना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, 2 लाख रुपए किलो सोना, 10 किलो सोना रखा है, उसकी कीमत 5 लाख रुपए। तो यार ये तो मुझे पता है ना, मैं क्या लोगों को 5 लाख रुपए से ज्यादा के बिल फाड़ के दे सकता हूं? हाँ, दे सकता हूं। लिवरेज आती हुई दिख रही है आपको? लिवरेज, दिस शुड बी योर क्लिक नंबर वन। मेरे पास 10 किलो सोना है जो 5 लाख रुपए का है ना, लेकिन मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि मैं 10 किलो सोने, 5 लाख रुपए के सोने के एवज में लोगों को 25 लाख रुपए की चिट्ठियां बांट दूंगा, सिर्फ इस उम्मीद से कि सारे लोग एक साथ आके अपना सोना क्लेम नहीं करेंगे, धीरे धीरे आके क्लेम करेंगे, और मैं रोटेशन में घुमाता रहूंगा। इसी से जन्म हुआ फ्रैक्शनल बैंकिंग का, जो आज के समय की बैंकिंग है। मतलब यह है, किसी बैंक के पास अगर 100 करोड़ रुपया डिपॉजिट होता है, तो वो बैंक को 100 करोड़ रुपए को लोन देता है, ठीक है, लोन देता है, 90 करोड़ का लोन दिया, 90 करोड़ का लोन देके जिसको लोन दिया उसने पैसा कमाया, उसने पैसा कमा के बैंक में डाला, बैंक ने फिर उस पैसे को लोन दिया। बैंक 1 रुपए के ऊपर मल्टीपल टाइम्स लोनिंग करता है। मेरी बात समझ में आ रही हो? 1 रुपए को मल्टीपल टाइम्स लोन में घुमाया जाता है, वही रुपया बार बार बैंक के इनफ्लो में आता है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। आई कैन नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर। हम लोगों का वीकली बाजार टॉक का स्टैंडर्ड अब थोड़ा ऊंचा करेंगे, समझ रहे हो आप? सिंप्लिसिटी रखेंगे, नो डाउट अबाउट इट। बट मेरा निवेदन आप लोगों से ये कि अगर आपको कहीं भी हार्डशिप लगती है कि यार तो बहुत टफ जा रहा है मेरे लिए, तो इसका मतलब ये आपने पुराने वीकली बाजार टॉक्स ढंग से देखे नहीं है। इवेंट नंबर टू क्या हुआ पता है? 1971 का ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, ब्रेटन वुड सिस्टम। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बाद दुनिया की सारी इकोनॉमीज के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था। कारण क्या हुआ है? जो तुमने जंगें छेड़ी ना चारों तरफ, इसके कारण से डेफिनेटली वॉर कम्स विथ ह्यूज कॉस्ट। एंड डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर टू जो 1942 42 के आसपास खत्म हुआ, उसके बाद तक कॉलोनियल और इंग्लिश यूरोपियन कंट्रीज की तो कमर टूट चुकी थी। दे वर नॉट इन अ गुड इकोनॉमिक स्टेट। जितना पैसा उन्होंने इंडिया से चूस चूस के कमाया था, वो सारा पैसा यूएस को दे दिया बंदूक और हथियार खरीदने में, ट्रस्ट मी। इस दौरान क्या हुआ? चूंकि पूरी दुनिया यूएस से हथियार खरीद रही थी,
तो यूएस के पास गोल्ड बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आप देख रहे हो 2010 में यूएस के पास 2000 टन का गोल्ड रिजर्व था। 1940s में वर्ल्ड वॉर टू के पीक पे आते आते जो गोल्ड का उसके पास रिजर्व रहा वो 20,000 टन हो गया, राइट। इतना रिजर्व्स बढ़ा। एक पॉइंट ऐसा था जब गोल्ड यूएस पूरी दुनिया का 75% गोल्ड अपने पास रखे बैठा था। दैट वॉज द पीक। उस समय यूएस ने बोला कि मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। समझ रहे हो, मैं दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड स्मिथ हूं। आपको समझ में आ रही है बात? वो लॉजिक समझ में आया आपको गोल्ड स्मिथ वाला जो अपन ने देखा था पहले? मैं दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड स्मिथ हूं। और आप 44 कंट्रीज 44 कंट्रीज से ब्रेटन वुड सिस्टम साइन कराया। 44 कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमिक सिस्टम को अग्री करा, सरेंडर करा यूएस के सामने, ये मानते हुए कि यस, जो यूएस का डॉलर है वो सुप्रीम है क्योंकि वो गोल्ड रिजर्व से बैक्ड है एंड गोल्ड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वैल्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड इवन इन टुडे ऑल्सो, राइट। 1945 में ओपेक कंट्रीज के साथ डील करी। ओपेक कंट्रीज क्या होती हैं मुझे बताना, अगर कभी आपको जीवन में समझना हो कि ओपेक ने तेल का खेल कैसे खेला। हालांकि अब इतना रेलेवेंट नहीं बचा है, रीजन बीइंग तेल अब डल मार्केट है, समझ रहे हो, इट्स अ डाइंग थिंग। आई एम सेइंग हो चुका, मतलब अब टूवर्ड्स ग्रेजुअली, ऐसा नहीं कि अगले हफ्ते खत्म हो रहा है, बट ओपेक के साथ डील करी 1945 में कि दुनिया में कोई भी अगर तुमसे तेल खरीदेगा तो उससे तुम पैसा काय में लोगे? डॉलर, डॉलर, डॉलर। पहले काय में लेते थे? गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड। यूएस ने क्या बोला, इसके अगेंस्ट में हम क्या करेंगे, हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन भी देंगे और डिफेंस प्रोटेक्शन भी देंगे। तुमको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं अपने डिफेंस पे। और इसके बाद यूएस ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक बनाए जिन्होंने पूरी दुनिया को लोन देना शुरू करा। लेकिन अगेन ये लोन कैसे देना शुरू करा? डॉलर, डॉलर, डॉलर। मेरी बात समझ में आ रही है? डॉलर वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे बनी है समझ, इट्स अ टैक्टिकल मूव एग्जीक्यूटेड ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स, 2 डेकेड, 3 डेकेड। ऐसे रातों रात नहीं बनी। 1945 में बीज बोया गया। पहले जब गोल्ड रिजर्व आया तो दुनिया के सामने डिक्लेयर करा, 44 कंट्रीज को एक साथ इकट्ठा करके मनवाया कि यहां हम डॉलर में ट्रेड करेंगे। फिर वो 5 देशों के पास गए जो पूरी दुनिया को तेल भेजते हैं, बेचते हैं। समझ रहे हो, 5 बड़े देश, ओपेक कार्टेल बोलते हैं उनको। समझ रहे हो, उन कंट्रीज को बोला कि अगर आप ऑयल बेचोगे तो आप यूएस डॉलर लोगे, उससे उससे गोल्ड नहीं लोगे, उससे लोकल करेंसी नहीं लोगे, आपकी खुद की करेंसी भी नहीं लोगे, आप उससे सिर्फ और सिर्फ डॉलर लोगे। तो उन्होंने बोला इसके अगेंस्ट में हमको क्या मिलेगा? बोले हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे। काय से प्रोटेक्शन देंगे? हर चीज की प्रोटेक्शन देंगे, तुम हमारे अलाय हो। तो एक टाइम तक ऐसा था कि सऊदी और यूएस गोज हैंड्स इन हैंड्स, एकदम भाई भाई। इसके बाद क्या करा, पूरी दुनिया में और डॉलर का वर्चस्व फैलाया। कैसे? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना के, वर्ल्ड बैंक बना के पूरी दुनिया में लोन बांटे डॉलर्स में। समझना क्या हुआ पता है? उसके बाद एक झटका लगा यूएस को। 45 से 70 तक सब सही चला। यूएस की आदत है ना हर जगह बीच में घुसने की। वियतनाम, वियतनाम एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, समझ रहे हो? मतलब वियतनाम इज अ स्मॉल स्मॉल कंट्री इन एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। यूएस का कोई लेना देना नहीं है। यूएस की इकोनॉमी वियतनामीज इकोनॉमी के बारे में। लेकिन वियतनाम में 1970s में कम्युनलिज्म, जो कम्युनिस्ट जो होते हैं, लेफ्टिस्ट, राइट, वो कम्युनिज्म बहुत ज्यादा पीक पे पहुंच गया था। यूएस को ये डर था कि इसके कारण कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कम्युनिज्म हो जाए, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट अप्रोच फैल जाए। तो यूएस ने वियतनाम में आके वॉर छेड़ दी। अब यूएस ने इसके लिए बेतहाशा पैसा खर्च करा और यूएस का जो 20,000 टन्स का गोल्ड रिजर्व था वो रातों रात गिर के 10,000 टन्स का हो गया। आप सोचो, मैंने तो गोल्ड स्मिथ के गल्ले से सोना गायब हो गया और पूरी दुनिया को पता भी चल गया। और यूएस को सडनली ये रियलाइज हो गया कि अब वो गोल्ड को बैक नहीं कर सकता डॉलर को सर्कुलेट करने के लिए। जो ब्रेटन वुड सिस्टम था ना, अब क्योंकि अब उसके पास गोल्ड ही नहीं है, उसने चिट्ठी तो इशू कर दी है। अगर ये लोग आ गए
मांगने, तो मैं तो सोना नहीं दे पाऊंगा। ब्रेटन वुड में तो यही बोल के साइन कराया था 44 लोगों को कि तुम ये लेके जाओ, कल को मेरे पास बहुत सोना पड़ा है, तुम आना, मैं तुमको दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझना, 1971 में वियतनाम वॉर के बाद यूएस बोलता है कि आज से ब्रेटन वुड सिस्टम खत्म, कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं, गोल्ड को स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू नहीं माना जाएगा। तो बोले फिर किसको माना जाएगा? विश्वास को। किस पे विश्वास करें? हम पे, हम यूएस है। करेंसीज को फ्लोटिंग रेट पे भेजो, डिमांड और सप्लाई पे वैल्यू डिसाइड होगी डॉलर की। और सिंस पूरी दुनिया में डॉलर में ट्रेड हो रहा था, तो डॉलर पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गई। लोग अब गोल्ड की जगह डॉलर में इन्वेस्ट करने लगे, क्योंकि पूरी दुनिया में ग्लोबल ट्रेड डॉलर्स में हो रहे थे। समझना। एंड अब सिंस डॉलर के पीछे गोल्ड की बैकिंग नहीं थी, यहां से एक ट्विस्ट शुरू होता है। सिंस डॉलर के पीछे गोल्ड की बैकिंग नहीं थी, तो अब क्या अनलिमिटेड डॉलर पब्लिश प्रिंट करे जा सकते थे? समझ रहे हो आप? और हर किसी को ये चीज थी कि कुछ भी हो जाए, हम यूएस की गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। यूएस की जो इकोनॉमी है वो बहुत सेफ इकोनॉमी है, ये अपने डॉलर के अगेंस्ट में वैल्यू देंगे। समझना मेरी बात प्लीज। बट सर, इससे मेरे को एक बात बताओ, इससे डेट कैसे बढ़ता है? प्रिंटिंग ऑफ मनी से ही तो डेट बढ़ता है। इसको मैं बोलूंगा हवा में डेट बढ़ जाता है। जब भी आप अनलिमिटेड क्रिएशन ऑफ मनी करते हो, ऐसा क्यों बोला जाता है कि आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं छाप सकते? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना चाहे उतना रुपया छाप सकती है, छाप छाप के बांट देगी, ऐसा नहीं होता ना। समझना, जब भी अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो, इफ योर मनी अर्नड इज 100 रुपीज एंड योर मनी स्पेंड इज 200 रुपीज, तो आपको क्या बचे हुए 100 रुपए का लोन लेना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट करती है। अगर आपने पिछला वीकली बाजार टॉक देखा है, तो आपको आज एकदम अंडरस्टैंडिंग क्लियर बैठेगी मैं क्या बोल रहा था पिछले वीकली बाजार टॉक में। वाई? बिकॉज एवरीथिंग वॉज इंटरकनेक्टेड। तभी आपको याद है पिछले वीकली बाजार टॉक में ग्लोबल डेट क्राइसिस का जिक्र आया था। फिनेंस इज सो इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। एंड यार मुझे एक्चुअली बताना, अभी 17 मिनट्स हो चुके हैं, मैं एक 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेता हूँ। क्या ये एक्चुअल में आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन करता है क्या वीकली बाजार टॉक? क्योंकि यार हम लोग बहुत एफर्ट करते हैं। मतलब मेरी टीम फ्राइडे सैटरडे तक हम लोग फाइनल कर रहे होते हैं, संडे को स्लाइड्स बन रही होती है, मैं संडे को अपना टाइम निकाल के इसको रिकॉर्ड करता हूँ। तो अगर एफर्ट है, हम देखो यार, वी आर ओके टू गिव ऑल द एफर्ट्स, दैट इज नॉट द गेम, बट वो आपके लिए वैल्यू एडिशन है कि नहीं है वो बताओ, है ना? क्योंकि ऐसा नहीं कि मुफ्त का वलीदा है तो सब पे ले जा रहे हैं, है ना? वो बोलते हैं ना कि सर नहीं नहीं सब अच्छा है। देखो समझो, कुछ अगर इंप्रूवमेंट है तो बताओ, आई अंडरस्टैंड। हमारे मारवाड़ियों में कहावत है कि दान की गाय के दांत नहीं गिने जाते कभी भी। जो गाय दान में मिली ना, उसके क्या दांत गिनना, कितने के अब अच्छे दांत हैं पूरे ने, जो मिल रहा है फ्री में खाओ। भंडारे के खाने का मजाक थोड़ा ना उड़ाना है कि अच्छा खाना है कि बुरा खाना है। मैं समझ रहा हूँ वो चीज़, लेकिन आप फिर भी बताना कि क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है क्या? ठीक है, अब देखो क्या होता है, गवर्नमेंट्स क्या करती है। गवर्नमेंट जितना पैसा कमाती है ना, उससे ज्यादा पैसा खर्च करती है। तो सर, ये जो बचा हुआ पैसा, जो गैप आता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। ये जो डेफिसिट होता है बोरोइंग से पूरा होता है, तो इसके कारण बोरोइंग्स बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। दूसरा, गवर्नमेंट को किसी रीजन से ज्यादा पैसा चाहिए। आपके पापा 100 रुपए कमा रहे, मम्मी 200 रुपए उड़ा रही है, तो 100 रुपया जो फंडिंग, जो एक्स्ट्रा मम्मी 100 रुपए उड़ा रही है, वो कहां से आ रहा है? तो नाना जी के घर से आ रहा है, बोरिंग हो रही है। फिर क्या हुआ, आपकी मम्मी को सडनली एक स्कूटी की रिक्वायरमेंट है, एक एक्टिवा चाहिए उनको, तो उनको सडनली और पैसे की, अगर कोई सडन रिक्वायरमेंट है, कंट्री के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बोलूंगा तो क्या होगा पता है? कंट्री के पर्सपेक्टिव में होगा तो मैं बोलूंगा, इसको इसको बोलेंगे फंडिंग फिस्कल डेफिसिट। समझना, एंड ये वाला होगा फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन दोनों से डेट बढ़ता है। या तो आप समझना, गवर्नमेंट जब पैसा बनाती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फेड ने पब्लिक मनी रेस करा बॉन्ड इशू करके। अब ये जब भी बॉन्ड मेच्योर होगा, तो फेड के पास दो ऑप्शन है, या तो नया पैसा क्रिएट करके बॉन्ड को पे ऑफ कर दे, या फिर एक दूसरा बॉन्ड इशू करे और इस बॉन्ड की सिर्फ इंटरेस्ट को पे ऑफ कर दे। समझना, नाउ आपको समझना है कि गवर्नमेंट पैसा स्पेंड कैसे कर रही है। या तो कंजम्पशन पे स्पेंड कर रही है गवर्नमेंट, जो ग्लोबल जीडीपी जो $100 ट्रिलियन की है, वो क्या है? या तो कंजम्पशन है, ये वन टाइम है, एक बार लाडली लक्ष्मी योजना में 2,000 रुपए दे दिए, खत्म,
खा पी के खत्म हो गया मामला। दूसरा, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग हो रही है, हाईवेज बन रहे, ब्रिजेस बन रहे, पुल्स बन रहे, ठीक है। या फिर तीसरा, गवर्नमेंट केपेक्स कर रही है, कंपनीज अपना केपेक्स कर रही है, फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल डेट क्या वाकई में खराब है क्या? ये ये जो अभी मैंने अपन ने जो यहां पर ये आर्ग्यूमेंट छोड़ा ना, 1 सेकंड के अंदर जंप पे ले रहा हूं। क्या ग्लोबल डेट वाकई में खराब है क्या? डिपेंड करता है कि आप डेट लेके क्या कर रहे हो। से फॉर एग्जाम्पल आपने डेट लिया, अब ये डेट लेके, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर ये यहां पर मेरे को बोलना कि हाँ मुझे क्लिक करा कि नहीं करा, आप बताना मुझे। अगर आपने नया पैसा लिया डेट पे, नया पैसा बनाया, मतलब वही डेट इंक्रीज हुआ, तो आप दो चीजें कर सकते हो। या तो उसको कंजम्पशन पे इंक्रीज कर दो, कंजम्पशन पे स्पेंड कर दो, लोगों में बांट दो पैसा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा दो। इसके कारण जीडीपी के क्रिएशन में कोई मदद नहीं मिलेगी, जीडीपी उतनी की उतनी रहेगी। मतलब इस साल, समझ नहीं रहे हो, मैंने अगर किसी को 5,000 रुपए दिया और उसने 5,000 खर्च कर दिया, तो जीडीपी में सिर्फ 5,000 की कंट्रीब्यूशन है ना, वो तो मैं दे ही रहा था, ऐसे वो नहीं करता तो मैं कर रहा था। लेकिन यहां पर जीडीपी में क्या कंटिन्यूस क्रिएशन होगा, नई जीडीपी क्रिएट होगी क्या? उसके कारण वो नहीं हो रहा है डायरेक्टली मेरे खर्चे से, इनडायरेक्ट जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और क्या डेट तो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हर साल आप जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा खर्च कर रहे हो, तो आपका जीडीपी नहीं बढ़ रहा है और आपका डेट बढ़ता जा रहा है। तो आपका क्या डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाएगा क्या? बढ़ जाएगा, समझना। दूसरी जगह जो पैसा आप डेट पे ले रहे हो, इसको अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन में खर्च करती है गवर्नमेंट्स, केपेक्स में खर्च करती है गवर्नमेंट्स, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जॉब्स बढ़ते हैं, जीडीपी इंक्रीज होती है। जीडीपी इंक्रीज होती है, साथ में डेट भी बढ़ता है, लेकिन डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी तो मेंटेन्ड रहता है ना। इस बार के बजट में क्या हुआ? व्हाई द मार्केट रिस्पॉन्ड सो नेगेटिवली इन दिस बजट? बिकॉज गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बढ़ाए, लेकिन अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाए। मतलब गवर्नमेंट जो इस साल में बोरोइंग लेगी, उस बोरोइंग का यूज कहां करेगी? कंजम्पशन में, लोगों को फ्रीबीज देने में। अगर ये करेगी, क्योंकि लोन तो लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब फ्रीबीज देने से नई जीडीपी तो इंक्रीज नहीं हो रही है। तो क्या गवर्नमेंट का डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंक्रीज होगा क्या? इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट गाइज, मैंने बहुत सिंप्लिसिटी के साथ समझाया है। यूएस का डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि यूएस ने जितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करा, उससे बहुत ज्यादा पैसा सोशल वेलफेयर पे खर्च करा। वहां पर इंश्योरेंस फ्री है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, गुड पार्क्स, क्लीन एयर, टैप वाटर, फ्री एजुकेशन, व्हाट एल्स यू वांट, राइट? समझ रहे हो आप? सेफ्टी पे खर्च करा। प्लीज अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट अगर बेसिक चीजों पे खर्च करती है, डिफेंस पे खर्च करती है, हेल्थ केयर पे खर्च करती है, इकोनॉमी फोकस इंपॉर्टेंट चीजों पे तो करेगी करेगी फॉर श्योर, बट इसमें बैलेंस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज आपको क्लिक करी कि हाँ जीडीपी पिछली बार में जो मैंने आपको चार्ट से समझाया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बहुत बड़ा है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा है, इसके कारण डेट बढ़ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी क्यों बढ़ेगा? ये चीज क्लिक हुई है? देखो क्या होता है पता है, एक सिस्टम होता है मनी सप्लाई का। जब भी वो मनी सप्लाई का सिस्टम डिसरप्टेड होता है ना, तो कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट होता है, एक वियर्डनेस क्रिएट हो जाती है। अगर मैं आपको 1 मिनट के लिए बताऊं, तो 2008 के अंदर जो क्राइसिस आया, गवर्नमेंट ने क्वांटिटेटिव ईजिंग करी। सर ये क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होती है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का वीडियो मैंने डाला है बजट वाले सेशन के नीचे, आप ढूंढ लो ना, मॉनेटरी पॉलिसी वैल्यूएशन स्कूल, नॉर्मल है। आप वो 45 मिनट का वीडियो देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सडनली पैसा आ गया, सडनली गवर्नमेंट ने पैसा डाल दिया। 2020 में भी गवर्नमेंट ने यही करा, सेम चीज, क्वांटिटेटिव ईजिंग। गवर्नमेंट ने स्टिमुलस प्रोवाइड करा कि लोग कंजम्पशन पे पैसा खर्च करें। वही हुआ ना, आपने कंजम्पशन को शूट अप कर दिया। आपने कंजम्पशन देखो, मैं आपको लिंक करके बता रहा हूं सही चीज के साथ। अभी क्या इंडियन गवर्नमेंट ने सेम चीज करी है, कंजम्पशन में शूट अप करा है। यूएस गवर्नमेंट ने कंजम्पशन में शूटअप करा 2020 में। जब उन्होंने करा
तो देखो क्या हुआ, उनका जो डेट था $440 बिलियन का, वो बढ़ के कितना हो गया है, $1000 बिलियन। राइट। यूएस का डेट देख रहे हो आप कहां तक पहुंच गया है ना। एंड यूएस सिर्फ अकेला नहीं है, पूरी दुनिया का डेट बढ़ा है, सबका डेट बढ़ा है। यूएस इज नॉट द ओनली वन। ये तो यूएस का डेट बढ़े है, डेवलपिंग कंट्रीज का डेट बढ़ा है, डेवलप्ड कंट्रीज का डेट बढ़ा है, डेवलपिंग कंट्रीज का तो बहुत ज्यादा डेट बढ़ा है। स्पेशली कोविड के बाद ही देखोगे तो एकदम वर्टिकली खड़ा और कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। सी दिस चार्ट इज फ्रॉम 2010। 2010 के मुकाबले डेवलपिंग कंट्रीज का 3.5 गुना डेट बढ़ा है पिछले 15 सालों में, है ना। जो डेवलपिंग कंट्रीज में अगर चाइना हटा दो आप, तो बाकी सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका डेट 2.5 गुना के आसपास बढ़ा है। मतलब चाइना का डेट ही सब्सटैंशियली बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है अकेले इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है। इंटरेस्ट का बर्डन यूएस के पास है। यूएस का सबसे बड़ा खर्चा $900 बिलियन का एक्सपेंस यूएस हर साल इंटरेस्ट में करता है, विच इज ह्यूज। एंड इसके कारण जैसा मैंने आपको बताया कि यूएस का डेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है क्या है? कि यूएस के पास भी एक लिमिट है कि वो कितना डेट बोरो कर सकता है। इसको यूएस डेट सीलिंग बोलते हैं। कि यूएस में जो कानून बना हुआ है कि यूएस इससे ज्यादा डेट बोरो नहीं कर सकता। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था मेरे लिंक्डइन के एक आर्टिकल में। बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है। द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन एवर। ठीक है। अगर ये इंक्रीज, ये लिमिट अगर बढ़ती नहीं है तो यूएस डिफॉल्ट कर सकता है। ये मैंने समझाया, इसमें आप पढ़िएगा प्लीज। ठीक है। अगर यूएस डिफॉल्ट करता है तो क्या होगा? यूएस का ट्रस्ट, जो ब्रेटन वुड 1971 में जो बोला था ना कि मेरे ट्रस्ट पे ले जाओ, वो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। अगर वो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, लोगों को लगेगा कि ये तो कोई वैल्यू ही नहीं दे सकता डॉलर के अगेंस्ट में, तो क्या डॉलर पूरी तरीके से वर्थलेस हो जाएगी इकोनॉमी? डॉलर के अगेंस्ट कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी? मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो आप लोग? ऐसा बोला जाता है कि जब यूएस कैचेस कोल्ड द वर्ल्ड स्नीज, जब यूएस को सर्दी लगती है तो पूरी दुनिया छींक मारती है। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि पूरे जो ग्लोबल जितनी भी इक्विटीज, दुनिया के सारे इक्विटी मार्केट्स का टोटल करो, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन का 70% सिर्फ यूएस मार्केट रिप्रेजेंट करता है। पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट का 70% यूएस मार्केट क्रैश हो जाएंगे। यूएस में बड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएगा क्योंकि यूएस दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। बॉन्ड यील्ड इतनी बढ़ जाएंगी कि बोरोइंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। समझ रहे हो? आपको लगता है कि यूएस का डिफॉल्ट फार फेज्ड है, कि यूएस कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं उसका रीजन बताऊं क्यों नहीं कर सकता। बिकॉज देयर इज अ ह्यूज ग्लोबल डोमिनेंस। यूएस का ग्लोबल डोमिनेंस इतना ज्यादा है। 57% दुनिया में जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो यूएस के पास है। दुनिया में जो भी एक्सपोर्ट, अगर $100 का एक्सपोर्ट हो रहा है पूरी दुनिया में, तो $57 का एक्सपोर्ट रेवेन्यू यूएस के पास आ रहा है। पूरी दुनिया में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं जो फॉरेन करेंसी में हो रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसके 88% ट्रांजेक्शन यूएस अकेले करता है। और इसके अलावा अगर आपको यूएस को बर्बाद ही करना है तो आप एक चीज के लिए तैयार रहना, यूएस तो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो पूरी दुनिया ने यूएस में यूएसडी के अंदर जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स रखे हुए हैं, क्या वो भी रातों रात श्रिंक कर जाएंगे? अरे आज इंडिया के पास मान लो $1 बिलियन का फॉरेन करेंसी रिजर्व, एक मिनट के लिए समझ लो, मेरे को पता है ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, बट $1 बिलियन का है। आज डॉलर का रेट 80 रुपए है, कल को यूएस की 12 बज गई, मान लो यूएस 40 रुपए पे आ गया, तो ये बहुत खुशी की बात है। आपको ऐसा लगता है? आपकी क्या कैपेसिटी स्पेंडिंग रातों रात खत्म हो जाएगी ना? तो कोई नहीं चाहेगा कि यूएस कभी भी डिफॉल्ट करे। बात ध्यान रखना। क्या रोल बदल रहा है? क्या अब यूएस एक सेफ करेंसी है? देखो यूएस को क्यों पहले एक सेफ करेंसी माना जाता था? क्योंकि सारी स्पेंडिंग मेजॉरिटी यूएस में होती थी, ग्लोबल ट्रेड होता था, मिलिट्री स्ट्रेंथ यूएस ने बरकरार रखी थी। लेकिन 2022 में यूएस ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे पूरी दुनिया को यह लगा कि यूएस तो सेफ नहीं है। यूएस ने क्या करा पता है? 2022 में यूएस ने रशिया को यह बोला कि रशिया, तेरे पास जितना भी डॉलर रखा है ना, वो सारा का सारा यूएसडी, तेरे पास जो यूएसडी रखा है उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो जीरो है। मतलब
मतलब यूएस ने सडनली आके रशिया के लिए डीमोनेटाइजेशन कर दिया। समझ में आ रहा है कि जो भी डॉलर रशिया के पास है, आज रात 8 बजे से मित्रों, जो भी डॉलर रशिया के पास है उसकी वैल्यू नलीफाई, जीरो, कागज का टुकड़ा है। सब लोग 1 मिनट के लिए घबरा गए कि यार ये हुआ क्या। मतलब सोचने वाली बात नहीं, कल क्या इंडिया के सामने आके भी कर सकता है क्या ये चीज? कर सकता है ना। तो इसका मतलब यह है कि यार यूएस पे, रादर यूएसडी पे ट्रस्ट नहीं करा जा सकता। ये तो कल को आके बोल देगा तुम्हारे पास जो वैल्यू है उस कागज की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अपने को है ना कोई दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। और यही रीजन था 2022 के बाद से जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, लेफ्ट राइट सेंटर, तीनों चारों तरफ से उन्होंने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। जितना डॉलर डोमिनेंट होता जाएगा उतना वो गोल्ड परचेस करते जाएंगे, बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू सेफगार्ड देमसेल्फ फ्रॉम सच हार्डशिप ऑफ यूएस। ट्रंप आया, ट्रंप ने पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करके रख दिया है। ट्रंप ने बोला है कि अब हम हमारा ट्रेड खुद करेंगे, अब दुनिया के साथ ट्रेड शेयर नहीं करेंगे, हमारा माल खुद बनाएंगे, दूसरे लोगों को हमारे हिसाब से धंधा करना पड़ेगा। समझ रहे हो? इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होगा। हो सकता है धीरे धीरे कंट्रीज डॉलर से शाय अवे होकर डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएं, जो कि हो भी रहा था धीरे धीरे, इंडिया ने प्रयास भी करा था। लेकिन फ्यूचर में डेट तो बढ़ना ये तय है। देखो तीन चीजें हो सकती है। अगर डेट कम होता है, ग्लोबल डेट अगर कम होता है, समझ रहे हो, तो इसका मतलब ये कि आप लोअर स्पेंडिंग कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपका जीडीपी श्रिंक होगा। जीडीपी ज्यादा तेजी से श्रिंक होगा तो डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर डेट पे डिफॉल्ट मार दिया जाता है तो बबल बर्स्ट हो जाएगा, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, ग्लोबल इकोनॉमी 50 60 70% कोलैप्स कर सकती है। अगर आपने ये बोला कि नहीं नहीं सब कुछ बढ़िया चल रहा है और हर 1 रुपए का जो मैं डेट ले रहा हूं वो 1 रुपए से ज्यादा का जीडीपी क्रिएट कर रहा है, नया जीडीपी क्रिएशन होना चाहिए, तब कहीं जाके डेट टू जीडीपी अपने कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, ये तीन चार चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। आप मुझे बताना कि आपको ये वीकली बाजार टॉक कैसा लगा। मैंने एकदम शॉर्ट में एकदम क्विकली समझाया है। अगर आपको लगे तो आप इसको दोबारा देखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट संडे फॉर श्योर। आप मुझे लेकिन फिर बताइएगा कमेंट में कि आपको क्या वाकई में हम लोग अगर इतनी एफर्ट डाल रहे हैं तो उससे आपकी लाइफ में कुछ एड ऑन हो रहा है, क्या लग रहा है कि यार संडे आधा घंटा निकाला वर्थ रहा। मुझे बताना। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।